हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक नए चैप्टर के बारे में, चैप्टर नंबर 4 के, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले हम जानेंगे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ पे यूज़ की गई थी सबसे पहले और इंडिया में इसको कब यूज़ किया गया। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मूलेज़ के बारे में, क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है फॉर्मूलेज़ में और कैसे उसके जो सॉल्यूशन हैं, जो रियल रूट्स हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th। सबसे पहले हम हेडिंग लगा लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है। क्वाड्रेटिक एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड के नाम पे ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला गया है। लैटिन में क्वाड्रेटिक बोला जाता है स्क्वायर को, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, पर हम लैटिन वर्ड का यूज़ करेंगे तो हम क्वाड्रेटिक के हिसाब से इसको याद रखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लैटिन में क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है लैटिन में क्वाड्रेटिक, ठीक है। हमारी जो आम भाषा है, इंडिया की लैंग्वेज जो है, या इवन आप कोई भी दूसरी कंट्री की लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्क्वायर के नाम से इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो स्क्वायर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दोनों एक ही चीज़ है। तो ये लैटिन वर्ड से आया है क्वाड्रेटिक का मतलब, जिसका है तो मतलब होता है स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो ये था हमारे पास कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाए रियल लाइफ में या कहीं भी आपके पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो आप इसका आंसर बता सकें। तो हिस्ट्री क्या कहती है, अराउंड 2000 BC। 2000 BC का मतलब है कि 4000 साल पहले की बात है, 4000 ईयर्स, 4000 साल पहले की बात है। एक मैथमेटिशियन का नाम है बेबीलोनियन, LONIAN। बेबीलोनियन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले इस इक्वेशन का यूज़ किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। इन्होंने ही इसको डिराइव किया और इन्होंने ही इसके जो रूट्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं प्रोवाइडेड, वो सारे के सारे बेबीलोनियन ने निकाले थे, जो एक बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन है, ठीक है दोस्तों। अराउंड 4000 साल पहले की बात है। अब ये तो कि फॉरेन कंट्रीज़ के जो हमारे पास मैथमेटिशियन हैं, हम बात कर लेते हैं इंडिया में। इंडिया में जो मैथमेटिशियन थे, जो सबसे पहले जिन्होंने इसका यूज़ किया, वो थे ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। ब्रह्मगुप्ता ने इसका यूज़ किया 628 AD और नाम था ब्रह्मगुप्ता, ठीक है। नाम याद रखेंगे आप। ब्रह्मगुप्ता जो पहले मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने, इंडियन के पहले मैथमेटिशियन थे जिन्होंने सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया, ठीक है। तो दो साइंटिस्ट थे, सबसे पहले बेबीलोनियन मैथमेटिशियन ने यूज़ किया और उसके बाद इंडिया के जो साइंटिस्ट थे ब्रह्मगुप्ता मैथमेटिशियन, इन्होंने भी उसके बाद यूज़ किया। तो इंडिया में सबसे पहले अगर पूछा जाए तो ब्रह्मगुप्ता का नाम आएगा, ठीक है। चलिए, अब बेबीलोनियन ने जो ये मैथमेटिशियन इक्वेशन बनाई, तो इन्होंने बेसिकली जो ये इक्वेशन बनाई तो क्यों बनाई गई, ठीक है, इसको समझ लेते हैं। जो भी एरियाज़ होते हैं, एरिया रिलेटेड टू रेक्टेंगल्स, यानी कि जो भी एरिया है हमारे पास रेक्टेंगल से रिलेटेड, जो भी हम एरिया से निकालते हैं, रेक्टेंगल का मतलब पता है आप सभी को, इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें लेंथ और ब्रेथ होती है हमारे पास। तो एरिया रिलेटेड टू रेक्टेंगल, यानी कि बेबीलोनियन ने, जो एक मैथमेटिशियन थे, इन्होंने क्या है, एरिया निकाले रेक्टेंगल का, ठीक है। और किसका यूज़ किया इन्होंने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम आगे क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे कि अगर आपको दो साइड्स के बीच का कोई भी रिलेशन दे रखा है कि वो साइड इसके इतने स्क्वायर है या इतने मल्टीप्लाई है, इतना 1/3 है, 1/4 है, तो इसका यूज़ करके आप बहुत आसानी से
एरिया निकाल सकते हैं किसी भी रेक्टेंगल का। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया हमारे पास हिस्ट्री, थोड़ी सी हिस्ट्री भी हमने इसकी पढ़ ली। अब इसके बाद हम सीख लेते हैं कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो क्या होती है। चलिए, जनरल इक्वेशन हमारे पास बहुत आसान है। अब यहाँ से आपका जो मेन काम है 10th क्लास का या इवन +2 क्लास का, ठीक है, 9th 10th 11th, तो यहाँ से वो मेन काम स्टार्ट होता है। या अभी हमने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी इसके बारे में। चलिए, तो जनरल इक्वेशन क्या है। जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल इक्वेशन होती है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जब भी आपको पूछा जाए कि जनरल इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो आप बोलेंगे ax² + bx + c। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x², और अगर हम b की बात करें तो वो है कोफिशिएंट ऑफ x, और अगर c की बात करें एनी कांस्टेंट। c क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो रीज़न ये आता है कि इसी इक्वेशन को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है। ठीक है, देखिए, क्वाड्रेटिक का मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि स्क्वायर होता है। ठीक है, और आप इस इक्वेशन को आराम से देख के बता सकते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है। सिर्फ एक नंबर की वजह से ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, वो है ये नंबर 2। ठीक है ना, क्योंकि अगर इस इक्वेशन में x² की जगह कुछ और लिखा होता, x³ लिखा होता या x⁵ लिखा होता, तब इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक स्क्वायर की वजह से ही इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है, इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये जो 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे। अगर मैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूँ, इसके अलावा कोई और इक्वेशन लिख लेते हैं, चेक करते हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ax + b, सपोज करो मेरे पास कोई फंक्शन है f(x) जो इक्वल है ax + b के, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है x² की वैल्यू ही नहीं है, कोई स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, तो आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे इस इक्वेशन के अंदर ही आप, वो क्या है, जो आपका ये कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट ऑफ x², x² का कोफिशिएंट क्या है, a, ये आपका नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर ये a ही 0 हो गया तो x² × 0, तो ये तो ऑलरेडी ही x² की वैल्यू सारी की सारी 0 हो जाएगी, तो हमारे पास तो ये बच जाएगा ना, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो ये तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बन जाएगी ना, mx + c वाली। तो ऐसे हमने एक एग्जांपल लिया था ax + b, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती है क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है आपको किसी भी इक्वेशन को एनालिसिस करने का कि कोई भी इक्वेशन जो है वो स्क्वायर है या नहीं है। तो आप प्लीज़ एक चीज़ ज़रूर चेक कीजिए कि वहाँ पे जो है वो स्क्वायर है या नहीं है। x², y² कुछ भी हो सकता है, जो नहीं है कि x वेरिएबल में ही हो, कोई और वेरिएबल भी आपके पास हो सकता है, y z x कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जिसके बेस पे हम थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं कि कौन सी इक्वेशंस हमारे पास क्वाड्रेटिक हैं और कौन सी क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1। तो अगर आपके पास स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से x + 5 का स्क्वायर = x - 3 का भी स्क्वायर। ठीक है, तो कोई आपसे पूछे कि ये जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो आप सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। आपने डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख देना। देखिए, अगर यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम तो x² आएगा, तो आप बोलेंगे सर ने तो बताया था कि x² होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट आप पहले इस दोनों को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने के बाद जो फाइनल बचेगा उसको आप चेक कीजिए कि वहाँ पे कोई स्क्वायर है या नहीं है। ठीक है, अगर वहाँ पे भी स्क्वायर आता है तब आप कह सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab यानी कि 10x = यहाँ पे भी फॉर्मूला लगाते हैं a² + b² - 2ab। क्लियर है यहाँ तक सभी को? उसके बाद यहाँ पे देखिए ये x² से x² कैंसिल होगा
और आपके पास आ जाएगा 10x और इस 6x को इधर लेकर आ जाएंगे प्लस का, और ये प्लस में 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपके पास आ जाएगा 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, ठीक है। मतलब पावर जो है वो वेरिएबल की वो 2 नहीं है, ठीक है। पावर 2 ही होनी चाहिए, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। ना तो पावर 3 होनी चाहिए और ना ही पावर 1 होनी चाहिए, 2 से कम तो होनी नहीं चाहिए और 2 ही होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलते हैं। तो आपने ऐसी तुक्का नहीं मार देना है कि यहाँ पे स्क्वायर लग रहा है तो इसको भी ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को। अगर आपके पास इस तरह से लिखो एग्जांपल 2x प्लस 3 रेज़ टू द पावर 2 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये इक्वेशन है हमारे पास। अब इसको चेक करते हैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको ओपन करो, ए स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 3 2 6 2 12x इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए, अब पिछली जो इक्वेशन थी वहाँ पे एक्स स्क्वायर थे दोनों वेरिएबल में, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है। आप यहाँ पे चेक करिए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2 है और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशनों को रिलेट करें तो 4x में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपके पास बचेगा 3x स्क्वायर, और 12 में 2 प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 14x, और 9 में से -1 हो जाएगा प्लस में आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद सीख लेते हैं हम थोड़े से कुछ सॉल्यूशंस के बारे में, किस टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, रूट्स कैसे निकालते हैं, ये चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए, रूट्स निकालने के लिए भी हम सिंपली क्या है जनरल इक्वेशन का ही यूज़ करेंगे। चलो, तो सबसे पहले जनरल इक्वेशन लिख लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर हम जनरल सोल्यूशन की बोल रहे हैं, ये तो जनरल इक्वेशन है, अगर हम इसका जनरल सोल्यूशन बोल रहे हैं कि इसका जनरल सोल्यूशन क्या होगा, तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू, क्योंकि ये वेरिएबल x में है तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, नेगेटिव ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac रूट अपॉन में 2a, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास फैक्टर्स नहीं बनते हैं, ठीक है। चाहे आपके पास फैक्टर बन रहे हों तब भी आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं और आसानी से जो रूट्स हैं वो निकाल सकते हैं, यानी कि x की जो वैल्यूज़ हैं उनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे जब भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे, या हमारे पास अगर फैक्टर बन रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, अगर फैक्टर नहीं बन रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, यहाँ पे हमें ये कोफिशिएंट्स बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि a जो है आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b जो x का है और c जो है वो कांस्टेंट है। चलिए, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, नाम से याद रखेंगे आप डिस्क्रिमिनेंट। इसको d से डिनोट करते हैं या आप डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आप इसको d से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। डेल्टा से डिनोट करना है डेल्टा से कर सकते हैं, d से डिनोट करना है d से कर सकते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। अब हम यहाँ पे 2 केस ले लेते हैं जहाँ पे हम सीखते हैं कि रूट्स कैसे निकाल लेंगे इसके। तो फर्स्ट केस ले लेते हैं, केस 1, इफ़ d इज इक्वल टू 0, यानी कि हमने मान लिया कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 आ गया, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac आप करेंगे तो आपको जो वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव या पॉजिटिव या 0 मिल सकती है, ठीक है। तो हमने केस ले लिया कि वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो वैल्यूज़ अगर 0 हैं तो आप क्या लिखेंगे, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के b प्लस माइनस 0 अपॉन में 2a। तो अगर इसको रिलेट किया जाए, पूरा का पूरे को कंप्लीट किया जाए, तो माइनस के b बाई 2a आपके पास बचता है, यानी कि आपके पास एक सिंगल सोल्यूशन आ जाता है जो आपके पास है x इज इक्वल टू माइनस के b बाई
2a। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे। तो आपके पास एक सिंगल सोल्यूशन आ जाता है, आप इसको वन सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। ठीक है, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस किया था, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। चलिए, तो एग्जैक्टली वन सोल्यूशन के लिए आप याद रखेंगे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर 0 है तो सिर्फ एक ही सोल्यूशन आएगा। ठीक है, इसके बाद अगर आपके पास डिस्क्रिमिनेंट केस 2 ले लेते हैं, केस 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, यानी कि जो बीच की जो वैल्यू है b² - 4ac ये नेगेटिव है। देखिए नेगेटिव है तो आप इसका जो रूट्स बनेंगे, रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक यूज़ हुआ वर्ड कॉम्प्लेक्स। डिस्टिंक्ट का मतलब तो है कि दोनों के दोनों अलग होंगे, और डिस्टिंक्ट एंड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इसको समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए कॉम्प्लेक्स का मतलब क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स बोलते हैं जो इक्वेशंस हमारे पास आती हैं, जो सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, या जो रूट्स हमारे पास आते हैं वो आइटा की फॉर्म में आते हैं, आइटा की फॉर्म में। इसमें जो रूट्स हैं वो आइटा की फॉर्म में आएंगे। अब आइटा की फॉर्म में क्यों आएंगे इसको समझते हैं। हम लिखते हैं x = अब ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव है, हम ये केस लेके चल रहे हैं कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो माइनस के b प्लस माइनस, इसको हम नेगेटिव लिखते हैं, नेगेटिव कुछ भी लगा लो, -1 लगा लो आप, अपॉन में 2a। ठीक है, मैंने इसको नेगेटिव लिख दिया। नेगेटिव आप कुछ भी लिख सकते हैं, नेगेटिव की जगह पे आप -1 ही लिख लो, चलो ठीक है, या नेगेटिव ही लगा लो इसको। ठीक है, कोई भी नंबर लगा सकते हैं, 5 4 6 कुछ भी लगा सकते हैं इसकी जगह पे, जरूरी नहीं कि 1 ही लगाना। हम जस्ट एक जनरल केस लेके चल रहे हैं। तो b² - 4ac की वैल्यू मेरे पास आई है 1। ठीक है, या एनी कांस्टेंट d भी लगा सकते हैं, -d लगा लो, चलो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए, तो इसको जब आप रिलेट करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस के b प्लस माइनस -1 और डॉट में √d। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। और आप क्वेश्चंस में भी ऐसे ही ट्राई करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ भी बहुत सिंपली है, आसान से लिख रखी है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। अब यहाँ पे बात आ जाती है -1 की, कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इसको जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे, एक्चुअली में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है आइटा स्क्वायर की। हमारे पास होती है आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो अगर हम यहाँ से आइटा की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास आएगा -1 का रूट, क्योंकि दोनों तरफ मैंने रूट ले लिया, तो आइटा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशन लिखे जाएंगे वो कुछ इस टाइप से लिखे जाएंगे। इसको आप उतार लीजिए एक बार, फिर मैं इसको आगे कराता हूँ। चलिए, तो इसके जो सॉल्यूशन हैं वो कुछ इस टाइप से लिखे जाएंगे, यानी कि x = 2 सॉल्यूशन हम लिख के देख रहे हैं इसके, माइनस के b प्लस माइनस आइटा अपॉन में 2a। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमने आइटा लिखा, आइटा की जगह पे आप d भी लगा सकते हैं, लगाना चाहते हो तो। ठीक है, जस्ट हमने आइटा भी लिख दिया, यानी कॉन्स्टेंट इसके साथ तो रहेगा ही है। तो माइनस के b प्लस माइनस आइटा d, तो इसके दो सॉल्यूशन क्या बनेंगे, x = माइनस के b प्लस आइटा d अपॉन में 2a, और एक बनेगा मेरे पास माइनस के b, और एक बार नेगेटिव ले लेते हैं, आइटा d अपॉन में 2a। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों जो सॉल्यूशन है, दोनों के दोनों जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वर्ड इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे आइटा लग रहा है। जो भी हमारे पास रूट्स होते हैं या जो भी सॉल्यूशंस हमारे पास आते हैं, अगर उसमें आइटा लिखा हुआ है तो रूट्स हमारे क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये रियल रूट्स नहीं है। ठीक है ना, इनको हम रियल रूट्स नहीं बोल सकते, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। रियल्स उनको बोलते हैं जिनमें आइटा की वैल्यू नहीं आती है। चलिए, तो ये था हमारे पास केस नंबर 2। केस नंबर 3 ले लेते हैं। अगर हमारे पास जो d है वो पॉजिटिव आ जाता है, जो मैक्सिमम केसेस में आपके पास क्वेश्चंस में मिलेगा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको d पॉजिटिव ही मिलेगा क्लास 10th के लेवल तक। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हायर क्लासेस में, तब आपको जो d है वो नेगेटिव भी मिलेगा कहीं ना कहीं। चलिए, तो अगर d पॉजिटिव है, यहाँ पे लिख लेते हैं, इफ़ d इज़ पॉजिटिव, d पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, बिल्कुल आसान आंसर आएगा। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, माइनस के b प्लस माइनस
ये वैल्यू पॉजिटिव है तो इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं आप। सपोज करो रूट डी लिख लेते हैं अपॉन में 2a। तो मेरे पास दोनों जो रूट्स हैं वो रियल आते हैं। इस केस में जो रूट्स होंगे, रूट्स विल बी रियल, बोथ रूट्स रियल होंगे और दोनों रूट्स जो है वो रियल होंगे और दोनों जो है वो अनइक्वल साइन होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे दोनों रूट्स। ठीक है, तो x की मेरे पास दो वैल्यूज आ जाती है, माइनस के b प्लस रूट डी अपॉन में 2a, और एक आ जाती है माइनस के b माइनस के रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है, चलिए तो ये होगा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन कि किस तरह से आप जनरल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा थर्ड केस था जिसमें हमने लिया कि अगर d जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो उस केस में हमारे पास दो रूट्स बनेंगे, एक रूट ये और एक रूट ये। ठीक है दोस्तों, चलिए तो ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीखा सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में और उसके बाद हमने थोड़ी सी हिस्ट्री जानी कि क्या हमारे पास इंडिया में किसने सबसे पहले यूज़ किया और जो फर्स्ट इन्वेंटेड थी वो किसने की थी। तो इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। उसके बाद हमने सीखा कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम रिलेट कर सकते हैं, कहाँ यूज़ की जाती है और कैसे इसको यूज़ करना है, वो चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्यों यूज़ किया गया है, स्पेशली रेक्टेंगल्स के केस में। ठीक है, मैक्सिमम टाइम्स आप देखेंगे रेक्टेंगल के केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एरिया है उसी का ही यूज़ किया जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ किया जाता है एरिया निकालने के लिए या साइड्स निकालने के लिए। इवन आपको एरिया गिवन हो तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कैसा लगा दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर मेंशन करें। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने सीखा बहुत कुछ। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।